बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और आजकल अच्छी सुबह के लिए मैं आज यही सोच रही थी कि पहले मेरी एक्साइटमेंट अभी जो होता है ना कि आप शुरू में आते हैं और आप थोड़ी एनर्जी या बिल्डअप होता है कि अच्छा जी आज ये हुआ, लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मुल्क के अंदर और अब चूँकि हम पंजाब के बाद सिंध की बात करें, शदीद मौसमी ख़तरे की लपेट में है। सिंध के हवाले से जहां 8 से 14 सितंबर के दौरान इंतहाई बुलंद सतह के सैलाब कहा जाए और तूफ़ानी बारिशें वो मुतवक्के हैं, जो कि ऑब्वियसली एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जी शहरियों को भी ख़बरदार किया है कि जो भिपरे दरिया है, मुसलसल बारिशें हैं, वो ना सिर्फ कस्बों को ज़ेर-ए-आब ला सकती हैं, बल्कि जो रिवर बेड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की गई है, जो भी चीज़ें हैं, उनको भी बहा सकती है। और बड़े पैमाने के ऊपर जो इवैक्यूएशन है, उस इनखला की ज़रूरत पैदा हो सकती है। दरियाए सिंध, दरियाए चिनाब और दरियाए सतलुज में पानी की सतह जी ख़तरनाक हद तक बुलंद होने की इतलात है। कल भी हम न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे थे और आज भी यही रिपोर्ट्स आ रही हैं, जबकि माहिरीन ने भी कहा है कि जी जनूबी मगरबी जो राजस्थान है और जो मुल्हिका सिंध है, उसमें बनने वाला जो शदीद डिप्रेशन है, वो कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्खर और दीगर इलाकों में शदीद शहरी सैलाब यानी अर्बन फ्लडिंग का सबब बन सकता है। थर पार्कर की बात की जाए, उमरकोट की बात की जाए, मीरपुर ख़ास और दीगर जो अजला हैं, उसमें जो बारिशें हैं उनका भी इम्कान है। और कल भी कराची में बारिश हुई, आज भी सुबह एक्सपेक्टेड है बारिश। आज पूरा दिन होने के हवाले से आवाम को जी मोहतात रहने की हिदायत की गई है। और महकमा मौसमियात ने कराची में, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, कि मौसलाधार बारिशों की पेशगोई करते हुए अर्बन फ्लडिंग का जो खदशा है उसको जाहिर किया है। PDMA ने भी खबरदार किया है कि जो कच्चे मकानात हैं, कमज़ोर छतें हैं, दीवारें हैं, वो गिर सकती हैं, जबकि हवा के दबाव से जो बोर्ड्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, बिजली के खंभे हैं, इन सब के गिरने का ख़तरा होता है। तमाम जो ज़िला इंतज़ामिया है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और फ़ौज है, उनको हाई अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। जबकि ख़तरनाक इलाकों में जी इनखला की तैयारी के हवाले से भी कहा जा रहा है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर भी हमने बात करनी है, और जो सिंध हुकूमत है उसने इस हवाले से क्या इकदाम किए उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। लेकिन पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने कल इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। सिचुएशन जो नालों की सफाई के एतबार से है वो इत्मीनान बख्श है कि हाँ, नाले क्लियर हैं, नाले पानी चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए जिसकी वजह से नाले चल रहे हैं। चाहे वो गुज्जर नाला हो जो बड़ा आपका नाला है, औरंगी नाला आपका दूसरा बड़ा नाला है, महमूदाबाद आपका तीसरा बड़ा नाला है, इन तीनों बड़े नालों के ऊपर सफाई का काम किया गया है। इसके अलावा 43 और बड़े जो KMC के नाले हैं उसके ऊपर हम काम करते रहे और आज भी मशीनरी और वहाँ लेबर डिप्लॉयड है। इसके साथ साथ हमने कुछ इजाफी पंप्स वहाँ इंस्टॉल किए कराची के 14 अंडरपासेस जो हमारे हैं, उन अंडरपासेस के अंदर, ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके और लोगों को तकलीफ़ या परेशानी ना हो। जी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हवाले से आपने सुना कि उन्होंने कहा जी कि नाले हमने क्लियर कर दिए हैं, जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उसको भी क्लियर कर दिया गया है। इजाफी पंप्स के हवाले से उन्होंने बात की। इस वक्त सईदा तहसीन आबिदी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान फ्लड मॉनिटरिंग सेल सिंध है और तर्जुमान सिंध हुकूमत भी, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच तहसीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त पंजाब के बाद अब हम सिंध की सूरत हाल के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और ज़ाहिर है जो सूरत हाल है वो कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है। क्या आप हमें इस हवाले से बता सकती हैं, अभी मेयर कराची को तो हमने सुना ही, लेकिन ओवरऑल आप इस फ्लड मॉनिटरिंग सेल को हेड भी कर रही हैं, क्या इकदाम किए गए हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, जो खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि ख़तरा तो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। Good morning and thank you so much, Armila, for having me. देखिए, as far as flood is concerned, we are very much prepared and still we are in a comfort zone. हमने जो प्रिपरेशन किए हैं, जो स्टार्ट से जो PDMA के स्पेकुलेशन थे, जो उनके असेसमेंट थे, उसमें था जी 1.1 क्यूसिक जो है वो सिंध को हिट कर सकता है थ्रू वो जो ट्रेमो से आ रहा है। फिर पंचनद के जब वो हाई पीक आई
तो उसके बाद जो एग्जैक्ट स्पेकुलेशन थे, एग्जैक्ट वॉल्यूम थे, वो हम लोगों को बता सके कि जी गुड्डू को कितना हिट करेगा। तो डे वन में उनके 1.1 थे, जबकि इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो वॉल्यूम्स थे वो 7 लाख क्यूसेक के थे। लेकिन अब जिस तरह फ्लो कम हुआ है, क्योंकि हम हर 3 घंटे बाद जो है हमारा जो मॉनिटरिंग सेल है वो अपडेट कर रहा है, वो मीडिया को भी अपडेट कर रहा है कि जो जो फिगर्स आ रहे हैं। जब भारत ने चिनाब में पानी छोड़ा था उस वक्त बहुत राइजिंग पे था, हाई पीक्स थे। लेकिन उसके बाद वो पानी नीचे आते आते पंजाब में जिस तरह तबाही मचाई, इतनी अफसोसनाक हम सबके सामने, तो वो सिंध में आते आते, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न था वो पंचनद था जिसमें 5 दरिया जमा होते थे। तो उसमें जब हाई पीक आई है 2 दिन पहले, तो हमने गुड्डू की एग्जैक्ट स्पेकुलेशन हुई है कि जी अभी जो है वो 7 से 7.5 लाख क्यूसेक या मैक्सिमम जो है वो 8 लाख क्यूसेक तक जाएगा, जो गुड्डू को हिट करेगा। और सिंध गवर्नमेंट जो प्रिपेयर्ड थी वो 1.1 जो सुपर फ्लड 9 लाख से प्लस जो भी होता है वो सुपर फ्लड कंसीडर किया जाता है। तो वी वर एंड वी स्टिल आर वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर द सुपर फ्लड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सुपर फ्लड वाली सिचुएशन नहीं है सिंध में, क्योंकि वो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो गया है। इसके अलावा जो आपने लोगों के इंतजाम की बात की, हमारी इवैक्यूएशन पहले जो अगर वो 1.1 पे जाता तो 16.5 लाख लोग थे जो अफेक्ट होते, जिनकी कंप्लीट 100% जो है वो अश्योर करवाई गई थी, उनकी इवैक्यूएशन भी, उनकी रिहैबिलिटेशन भी। हमारे पास तमाम कैंप्स मौजूद हैं, रिलीफ कैंप्स भी, मेडिकल कैंप्स भी, और नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ्स बल्कि जो उनके लाइफ स्टॉक थे, जो कि 5 लाख जो है अफेक्ट होने थे, जो 1.1 पे आ रहा था। अब तो वो फिगर्स बड़े कम आ गए, लेकिन अगेन हमने जानवरों की भी 9 लाख से ज्यादा जो है जानवरों को वैक्सीनेशन दे दी गई है, क्योंकि जब इस तरह के हालात होते हैं, आपको भी पता है, इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा सामने आते हैं, डिजीज सामने आती हैं, स्नेक बाइट्स के केस हैं, डॉग बाइट्स के केस हैं, आई इन्फेक्शन है। तो उन तमाम चीज़ों को रखते हुए एक तो हमने अद्वियात वाफिर मिकदार में मुयसर थी हमारे पास, सेकेंड हमने जानवरों की, फिर कुछ लोग भी हमारे पास आए हमारे मेडिकल कैंप्स में कि जिनको डिफरेंट, क्योंकि ये सैलाब का अगस्त में भी जो है गुड्डू को 5,50,000 ने हिट किया था। तो उस वक्त भी क्योंकि इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी, तो वो इन्फेक्शंस लोगों में आ चुके थे, तो उसको भी ट्रीटेड किया जा रहा है। अभी भी 50,000 से ज्यादा लोग ट्रीटेड हो चुके हैं। जानवरों की तादाद तो मैं बताया जैसे आपको 9 लाख से भी ज्यादा है जिनको हम ट्रीट कर चुके हैं। फिर इवैक्यूएशन के लिए हमारा पूरा प्लान था, पूरा एक मैकेनिज्म था कि जी हमें किस तरह इवैक्यूएशन करवानी है। स्टार्ट में लोगों ने खुद इवैक्यूएशन की, बाद में हमारे पास कॉल्स भी आई मॉनिटरिंग सेल में, क्योंकि हमने 4 नंबर इशू किए थे कि किसी को कोई भी किसी भी तरह का मसला हो वो इन नंबर्स पे कॉल्स कर सकता है। उन नंबर्स पे वो कॉल्स जो है वो मुताल्लिका डीसी को, कमिश्नर को, या जो भी एरियाज के, या फिर हमें आती थी, हम फॉरवर्ड करते थे। तो विद इन 30 मिनट जो है वो कोई भी इशू होता था वो एड्रेस होता था। फिर रिलीफ कैंप्स का जो हमने जैसे आपने भी अभी रिवर बेड की बात की थी, जो 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 अफेक्ट होने हैं वो रिवराइन एरियाज ही हैं, जो कच्चे का इलाका जिसे कहा जाता है। तो हमने जो अपने कैंप्स लगाए थे वो भी हमने 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं लगाए कि लोग अगर निकलते हैं और वो बहुत जल्दी उनको रेस्क्यू भी किया जा सके और बहुत जल्दी उनको उस डेस्टिनेशन पे जो है उनको पहुंचाया भी जा सके। तो स्टिल वी आर वेरी मच इन कंफर्ट जोन कि हमें फ्लड के हवाले से कोई खतरा नहीं। हाँ, जहाँ बारिश का स्पेल आया है, मानसून स्पेल जो है, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, मानसून स्पेल जो जो बहुत पीक पर आएगा वो साउथ साइड पे आएगा, लाइक कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, नॉट सखर, मीरपुर खास। बाकी जो गुड्डू है, सखर है, ये हमारे सिंध के नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में स्पेल इतना हैवी नहीं आ रहा है। तो हमें जो जो मेन कंसर्न है हमारा वही फ्लो है जो हमारा ट्रिमो से होता हुआ, पंचना से होता हुआ गुड्डू को हिट कर रहा है। हाँ, सिंध कराची की जो बात है, कराची की मैं आपको थोड़ी सी डायनेमिक्स बता दूं कि हमारी जो कैपेसिटी है कराची की वो 40 to 45 mm की है कि हम कराची जो है वो बेयर कर सकता है। लेकिन लास्ट जो भी बारिशें हुई हैं 10-15 दिन पहले, उसमें हमें प्रिडिक्शन हमें बताई गई थी कि जी 30, 40, 50 के अराउंड रहेगा, रहेगा, लेकिन वो 200 mm से क्रॉस कर गया। और फिर हुआ ये कि अगर कुछ हमें टाइम मिलता ना, कि जैसे पहले शुरू में बारिश हुई 2 घंटे, उसमें पॉज आया तो हमने जो है वो डी वाटरिंग मशीन, सकिंग मशीन तमाम डिप्लॉयड थी, वो पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया। लेकिन जो 1:30 बजे बारिश हुई वो कंटिन्यूसली 6-6:30 बजे तक चली। उसमें कुछ चैलेंजेस आए हैं कि जब बारिश ही नहीं रुकेगी तो पानी कैसे निकलेगा। अच्छा, सॉरी, अब थोड़े से चैलेंजेस आए थे जी। यासीन साहिबा, मैंने आपकी पूरी बात सुनी भी, चले आई एम ग्लैड कि आपने इकदाम किए हैं, लेकिन चूंकि अब आप कराची का आप जिक्र कर चुकी हैं और पहले की बारिश का भी आपने जिक्र किया है, हम जानते हैं सब पूरे मुल्क के अंदर, इवन पंजाब में भी, कि जब बारिशें होती हैं और ये मानसून विद ईच पासिंग ईयर एक्सट्रीम हो रहे हैं। कराची में भी वी ऑल न्यू के वेदर एक्सट्रीम्स, लेकिन
जो कराची ने इस 15 दिन या 20 दिन पहले की बारिश में एक्सपीरियंस किया है, उसमें तैयारियां माजरत के साथ में कह रही हूँ, हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आई क्योंकि बारिश ज़्यादा थी, आई एग्री। लेकिन जो सूरत हाल बड़ी शाहराहों पे, अहम शाहराहों पे रही, फिर जो शाहराहों से पानी निकल गया और जिस डिल्यूजन में कराची वाले अवाम को रखने की कोशिश की गई जी कि सारा पानी उतर गया है, लेकिन आप अगर दूसरी साइड्स पे जाएं तो पानी बड़ी अमाउंट में सड़कों पे कई कई दिन खड़ा रहा है। देखिए अमिला, मैं कराची की आई हूँ ना, मैं इसी शहर में पली बड़ी हुई हूँ, तो हमें यहाँ की चीजें पता है कि पहले आप अगर कराची आप देखें, ये शहर बना था, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना था 80 लाख लोगों के लिए। आज ये इसकी आबादी 4 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। यकीनन चैलेंजेस हैं, हम बिल्कुल ये बात नहीं कहते कि जी बड़े 100% हमने तमाम चीजें सही कर दी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चैलेंजेस हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर इसकी एक पॉलिटिकल डायनामिक्स भी है इसकी, कि हमारे साथ ये इश्यूज भी रहे हैं कि अगर हम, जो भी मुर्तजा भाई ने भी बात की कि जी नालों की सफाई हो गई, जो चौक थी वो तमाम चीजें खोल दी गई, यहाँ पे ऐसी चीजें आपकी नजर से भी गुजरी होंगी, ऐसी वीडियोस कि जान के बोरियां डाल दी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को का फेलियर दिखाने के लिए कि जी हुकूमत कितनी नाकाम है। अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, क्योंकि ज्यादा जो सफर करता है वो नॉर्मल एक सिटीजन, एक शहरी करता है जो रोडों पे चल रहा होता है, जो इस तरह गुंजान आबादियों में रह रहे होते हैं। तो हमारी चीजें, हैविंग सेड दैट, हमारी जिम्मेदारी है, वी आर द गवर्नमेंट, हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीजें करें। लेकिन अगेन जो बड़े नाले हैं, जैसे गुजर नाला है, कोरंगी है, महमूदाबाद है, तमाम नालों की सफाई हो चुकी है। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उनके जो डंपिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो वेस्ट उनका डंप होता है, फिर वहाँ से कलेक्ट किया जाता है मेन पॉइंट पर, वो तमाम चीजें हम बहुत पहले से, लास्ट बारिशों में भी और इस दफा भी हमने पहले से सफाई का तमाम इंतजाम कर लिए। लेकिन अगेन देखिए, ये कुदरती आफत होती है कि जब आपकी कैपेसिटी ही 40-45 की है और एक चीज 200 प्लस जा रही है, तो यकीनन चैलेंजेस तो होंगे। तहसीन साहिबा, ऐसा नहीं हो सकता कि जी कैपेसिटी ठीक 100% सब कुछ हो है, जाए, कैपेसिटी लेकिन कम जी है, इसको इंक्रीज करने के लिए अगर आप कह रही हैं कि कराची में कैपेसिटी 40-45 mm बारिश की है, तो इस कैपेसिटी को इंक्रीज जी करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है और क्या प्लान्स है या कर चुकी है? जी नहीं, वी आर वर्किंग ऑन इट सिंस लॉन्ग, वी आर वर्किंग ऑन इट। की कैपेसिटी इससे भी कम थी पहले, लेकिन उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म बनाया गया कि इस पे जी काम किया जाएगा कि किस तरह जो है पानी का फ्लो जो है, जो इनफ्लो है, इसको आउटफ्लो किस तरह किया जाए, उसको उसमें जो शाहरा हैं, जो सड़क हैं, उसमें इस तरह की उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है कि पानी वहाँ पे स्टोरेज ना हो ज्यादा। और अगर आप देखें, आप शारिफ फैसल की आपने मेंशन किया, अगर आप आज से 4 साल 5 साल पहले देखें, उससे पहले देखें कि 10-10 दिन तक पानी खड़ा रहता था, एक हफ्ते तक ट्रैफिक जैम रहते थे। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जैसे बारिश हुई उस दिन आप बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज्यादा पानी खड़ा हुआ, लेकिन रात तक और सुबह तक बिल्कुल क्लियर हो चुका था शायद, क्योंकि हम सब शारिफ फैसल से ट्रेवल करके ऑफिस जाते हैं, वो तमाम चीजें क्लियर हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस हैं, यकीनन हम सबको मिलकर इनसे निपटना है। और इस दफा भी जो बारिश आई है, प्रिपरेशन 100% है हमारी। अच्छा, इस दफा क्योंकि हमारे मॉनिटरिंग सेल में पूरा वो एक सैटेलाइट व्यू भी है, वो पूरा उसकी मॉनिटरिंग हुई है, तो जो हमें नजर आए हैं वो अभी तक इतने ज्यादा वॉल्यूम्स नजर नहीं आए हैं। लाइक हम बहुत ज्यादा अर्बन फ्लडिंग की तरफ जा रहे हैं, ऑन एंड ऑफ हो रही है, बारिश रुक रही है, हो रही है बहुत अच्छी। अभी मैं कराची में बैठी हूँ, उसमें बहुत हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, ज्यादा तेज बारिश नहीं है, जबकि कल तक था कि शायद सुबह से स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि हम कंट्रोल, चैलेंजेस यकीनन होंगे, इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता कि जी मसले नहीं होंगे। बहुत बड़ी आबादी का शहर है, बहुत गुंजान आबादी का शहर है, मसले जरूर होंगे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जहां तक अपना रोल प्ले कर सकती है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आई एम श्योर कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं पूरी, और हम यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने का पर्पज़ हरगिज़ ये नहीं है कि हम किसी हुकूमत को या किसी रिप्रेजेंटेटिव को क्रिटिसाइज़ करें। एज अ पाकिस्तानी और इस मुल्क का शहरी होने के नाते आई रियली फील बैड समटाइम्स, बिकॉज मेरी अपनी फैमिली कराची में रहती है, और जब मैंने देखा है कराची में बारिशें हुई हैं, इवन जब मैं ख़ुद कराची में रहती थी, तो सूरत हाल जिस कदर वर्स्ट होती है कि बिजली नहीं है, आप कम्यूट नहीं कर सकते, आप किसी से कनेक्टेड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। आई बिलीव कि इतने बड़े शहर में, इतने डेवलप्ड सिटी में आप रह रहे हैं, और आपका बच्चा अगर स्कूल वैन में 6 घंटे बैठा हुआ शाहराए फैसल पे फंसा हुआ है, तो आप सोचें कि उस पेरेंट्स या उस माँ का क्या ट्रॉमा है। फिर जो आप पानी में से गुजर के, या उस पानी में करंट है, करंट लगने से लोगों की डेथ हो रही है, ये एक डिफरेंट लेवल का ट्रॉमा है। सो आई बिलीव कि ये जो इक़दामात हैं, डोंट यू थिंक तहसीन साहिबा कि हमें बहुत पहले भी ले लेने चाहिए थे, जो आप अभी हमें मेंशन कर रही हैं,
और अभी भी क्या हम उन स्टैंडर्ड्स या स्पीड को देखिए, मीट कर रहे हैं जिस रफ्तार से हमें स्टेप्स लेने हैं? देखिए हमारे साथ कुछ इश्यूज ये रहे। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि इट्स बीन मोर देन 30-35 इयर्स कि कराची में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जो 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 डायरेक्टली कनेक्ट होता है इन मसाइल से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, डेवलपमेंट से, वो किसी और जमात के पास रहा। हम लोग अब फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वी आर ऑन सेम पेज कि जी प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट बोथ आर ऑन सेम पेज। इससे पहले ये नहीं हुआ, तो वो एक पेज पे नहीं आ पाती थी चीजें, तो इख्तियारात का कभी रोना, कभी फंड्स का रोना, तो वो चीजें मसले हल हो नहीं पा रहे थे। लेकिन चले जी, अब हमारे पास चीजें आई हैं। फिर आपने बात की कि इस तरह की थी कि जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, मैं कुछ अर्से पहले न्यूयॉर्क होके आई हूँ, तो मैंने जो न्यूयॉर्क का हाल देखा, वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, लेकिन अगेन क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पे तो हमसे कहीं ज्यादा बारिश होती है, वो तो कहीं ज्यादा उनका बेहतर मैकेनिज्म बना होना चाहिए था। लेकिन वहां पे भी चैलेंजेस आते हैं, वहां पे भी रोड्स ब्लॉक होते हैं। वहां पे भी अगर न्यूयॉर्क सिटी में चले जाएं, आपको बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक जैम मिलता है। लोग प्रेफर करते हैं कि जी गाड़ियां अपनी बिल्कुल बाहर करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, गाड़ियां यूज ना करें। तो इतना एक्सट्रीम पर होता है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है दुनिया में, वहां पे मैं लास्ट 10 दिन पहले लंदन में थी। मैंने लंदन में भी इस तरह के हालात देखे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब मैं देखती क्योंकि बड़े उससे नजर से हूँ, क्योंकि मैं कराची आई हूँ, मुझे पता है मेरे शहर का, ये बड़े बड़े तरक्की याफ्ता शहर है, यहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने वहां पे भी खड़ा देखा पानी। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम जहां जहां हो सकता है, जैसे मुझे साहब आपने भी बताई चीजें कि जी तमाम जो जो कंसर्न, जो मेन चीजें हैं कि जी नाले साफ सफाई हो गई, कचरा उठा दिया गया, जो चौक थी नालियां वो तमाम खोल दी गई। इसके अलावा और कोई और चीज है नहीं कि जो हम कर सकें। अपने लोगों को सेव करने के लिए हमारे पास रेस्क्यू 111 की टीम जो हाई अलर्ट है। फिर हमारे जो मेयर साहब हैं, हमारे वजीर बल्दियात सईद गनी साहब हैं, हमारे जितने टाउन नाजिम्स हैं, जितने चेयरमैन हैं, तमाम लोग ऑन ग्राउंड होते हैं। आप भी वीडियोस देखती होंगी कि वो तमाम लोग ऑन ग्राउंड हैं, वो हर जगह हेल्प के लिए लोगों के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अगेन कि बस अल्लाह की तरफ से अगर कोई इस तरह की चीज हो जाती है, तो चैलेंजेस तो हम कर रहे हैं, मीट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कोताही होती है तो उसके लिए हम माजरत भी करते हैं अपने लोगों से। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सईदा तहसीर आबदी हमारे साथ मौजूद थी जी, तर्जुमान सिंध हुकूमत और मॉनिटरिंग सेल सिंध, जो फ्लड मॉनिटरिंग सेल है उसकी भी तर्जुमान है। हमें इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से बताई थी और उनके मुताबिक जी वो कम्फर्ट जोन में है अभी। ऐसी कोई सूरत हाल होगी खुदा ना खास्ता तो हुकूमत तैयार है, सिंध हुकूमत, और हम सब यही दुआ करें कि अल्लाह करे कि इस तरह की नौबत आए ही ना, कि कोई ऐसी क्रिटिकल सूरत हाल पैदा हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। एशिया कप 2025 आज से इसका आगाज़ हो रहा है जी यूएई में, जहां पे 8 टीम जो हैं वो सनसनीखेज मुकाबलों के लिए एक साथ मैदान में उतरेंगी। इफ्तिताही मैच जो है जी आज अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान पहला अपना जो मैच है 12 सितंबर को ओमान के अगेंस्ट खेलेगा और अपनी जो इस एशिया कप में जर्नी है उसका आगाज़ करेगा, और 17 सितंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेगा पाकिस्तान। लेकिन जो क्रिकेट का या क्रिकेट की दुनिया का सबसे जो ट्रेडिशनल मुकाबला है या कन्वेंशनल मुकाबला है वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि 14 सितंबर को जी मुतवक्के, बल्कि इनफैक्ट स्केड्यूल है। तमाम मैचेस जो हैं यूएई में खेले जाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जी एशिया कप के लिए एम्पायर्स का भी ऐलान कर दिया है और इसमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स शामिल हैं। पाकिस्तान के आसिफ याकूब और फैसल आफरीदी भी साहम पैनल का हिस्सा है, जबकि दीगर टीम्स का मैंने जहाँ पे बताया। अच्छा जी, अब चूँकि हम रिसेंटली, बल्कि इनफैक्ट हमने जो ट्राई नेशन सीरीज़ खेली है अफ़गानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, और फाइनल में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को हराया है, एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हुआ है। बट क्या ये मोमेंटम हमें एशिया कप में हेल्पफुल होगा, इस पे ज़रा हम तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट नुमान चौधरी मौजूद है। नुमान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नुमान, आप एक्साइटेड हैं एशिया कप के लिए? जी हाँ, बिल्कुल, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान पीकिंग जस्ट एट द राइट टाइम, जिस तरह हम कहते हैं कि हर बड़े इवेंट से पहले आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तानी टीम आपको मोमेंटम गेन करती दिखाई देती है। तो अब की बार भी विनिंग अ ट्राई नेशन सीरीज एंड स्पेशली द फैक्ट कि इतना लो टोटल पाकिस्तान ने डिफेंड किया है, पाकिस्तान के बैटर्स ने
मुश्किल कंडीशंस में बैटिंग में परफॉर्म किया, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने परफॉर्म किया व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। तो शायद ये वजह है कि पाकिस्तान के तमाम तर क्रिकेट फॉलोअर्स जो हैं वो बड़े ज्यादा एक्साइटेड हैं, कंसिडरिंग कि हम पीक कर रहे हैं राइट टाइम पे। सो वी आर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान इसी फॉर्म और मोमेंटम को एशिया कप में भी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब चूंकि हम एशिया कप के लिए इसी मोमेंटम और जो कह लें ना एक स्पीड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस फॉर्म को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मौजूदा जो हमने लाइनअप देखा है पाकिस्तानी टीम का, आप क्या समझते हैं कि कितना हेल्पफुल होगा? चूंकि हमने अपनी बॉलिंग साइड अभी लास्ट फाइनल मैच में जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला है उसमें हमने बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी जो कह लें ना जारहाना फॉर्म देखी है। आइंदा आने वाले दिनों में हमने और बड़ी टीम्स के साथ भी कम्पीट करना है, क्या ये फॉर्म, ये जो बॉलिंग लाइनअप है हमें हेल्प करेगा somehow? जी देखिए, अगर आप एशिया कप का वेन्यू देखें तो आपने सारे मैचेस यूएई में खेलने हैं और जो मेन मैचेस हैं वो दुबई में है। सो दुबई की विकेट ट्रेडिशनली स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करती है और पाकिस्तान ने इस सीरीज में बरक्स इस बात की जो पाकिस्तान पहले करता है, एक जो अच्छी चीज की है वो पाकिस्तान ने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आजमाए हैं। एक मैच में हमने देखा कि पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है, एक स्पिनर के साथ जा रहा है। एक मैच में हमने ये देखा पाकिस्तान 2 रेगुलर स्पिनर्स और एक नवाज, यानी 3 प्रॉपर स्पिनर्स के साथ जा रहा है। तो ये चीज बहुत जबरदस्त है कि आप अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं, ये देख रहे हैं कि क्या कॉम्बिनेशन आपको सूट करता है। तो आई पर्सनली बिलीव जो दुबई में आपको नॉर्मली इतना ज्यादा जो है वो रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, बड़ा आपको ड्राई विकेट जो है वो मिलेगा, प्लस सेकंड इनिंग्स में ह्यूमिडिटी विल कम इनटू द प्ले, ड्यू फैक्टर आएगा। तो उसको देखते हुए आपने अपना कॉम्बिनेशन ठीक खिलाया है। आप 2 रेगुलर स्पिनर्स प्लस साइम अयूब एंड मोहम्मद नवाज, आप 4 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं कंसिडरिंग कि आप दुबई में मैचेस खेल रहे हैं। फिर अगर आप बैटिंग देखें पाकिस्तान की तो वहां पर भी आपने शफल किया कि आप मोहम्मद हारिस को नीचे खिला रहे हैं, देन हसन नवाज मिडिल ऑर्डर में, सलमान अली आगा खुद मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। तो जो आपको आप कह सकते हैं कि डिफरेंट चेंजेस चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ योर बैटिंग ऑर्डर एंड योर बॉलिंग ऑर्डर, वो आपने कर ली है बिफोर द एशिया कप। और अब तो लड़कों को सिर्फ परफॉर्म करना है ऑन अ गिवन डे। कॉम्बिनेशन आपने अपना बेहतर जो है वो आप कह सकते हैं कि सिलेक्ट कर लिया, कॉम्बिनेशन बेहतर सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अभी मैंने अपने टीम का तो एनालिसिस दिया, लेकिन मैं ज़रूर थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हमने अफ़गानिस्तान को देखा है कि बहुत बुरे तरीके से हमने उनको हराया है और वो बिल्कुल बेबस नज़र आए समहाउ, और आज उनका पहला मैच है हांगकांग के अगेंस्ट। आई बिलीव कि जीत जहां आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती है वहाँ हार आपके कॉन्फिडेंस को शेक भी कर देती है, बिकॉज अफगानिस्तान इज़ अ वेरी पोटेंशियल टीम। उसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है, उन्होंने माजी में बड़ा टफ टाइम भी दिया है और विद टाइम उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। व्हाट डू यू थिंक कि अफगानिस्तान के आज इस मैच में और सेकेंडली ओवरऑल इस एशिया कप की परफॉर्मेंस आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और फिर हम ज़रा दूसरे ग्रुप के ऊपर भी आते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑब्वियसली जब आप हारते हैं तो एक मोमेंटम आपको ब्रेक होता है, बट कंसिडरिंग दी अफगानिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री, वो एक बड़ी स्पिरिटेड टीम रही है। वो किसी भी सूरत हाल से उठना जानते हैं और हिस्टोरिकली अफगानिस्तान ने हर, चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, उन्हें एटलीस्ट अगर उनके अगेंस्ट जीते नहीं है तो टफ टाइम जरूर दिया। बट हांगकांग वो ओपोनेंट है जो एशिया कप में अब तक 11 में से एक मैच भी जो है वो नहीं जीता, और मोस्टली प्लेयर्स इनके वही हैं जो पाकिस्तान में या इंडिया में क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। जो हांगकांग की टीम कैप्टन है वो रावलपिंडी रैम्स की तरफ से 2014-15 तक पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। फिर इनके बाकी जो खिलाड़ी हैं वो नॉर्मली पाकिस्तान से ही खेलते हैं। तो मैं पर्सनली इस चीज पे बिलीव रखता हूं कि अफगानिस्तान हिस्टोरिकली भी वो टर्न अराउंड करना जानती है, और जिस तरह का फिर उनके पास भी जो स्क्वाड है, दे हैव गॉट ऑल द बेसिस कवर्ड। बैटिंग टॉप ऑर्डर में उनकी अच्छी है। ऑलराउंडर्स तो इस एशिया कप में अगर किसी टीम के पास सबसे ज्यादा है तो वो अफगानिस्तान है। दे हैव गॉट लाइक 4-5 क्वालिटी ऑलराउंडर्स। स्पिन बॉलिंग अटैक इस वक्त दुनिया में उनका सबसे जबरदस्त है। तो मैं एटलीस्ट लाइक आई एम सीइंग देम मेकिंग इट थ्रू टू द सेमीफाइनल दिस एशिया कप में। बांग्लादेश श्रीलंका के साथ वो भी ग्रुप स्टेज में खेल रहे हैं, फिर सुपर 4 में जो है वो खेलेंगे। तो आई पर्सनली बिलीव अफगानिस्तान यूएई की कंडीशंस में, चाहे वो हार गए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट शारजा में मैच, लेकिन वो एक बहुत ही थ्रेटनिंग ओपोनेंट होगा इंडिया पाकिस्तान किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट। थैंक यू वेरी मच नुमान। आज वक्त कम था लेकिन एशिया कप के दौरान आपसे हमारी गुफ्तगू रहेगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। नुमान चौधरी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। हम एशिया कप जिसका आज बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है उसके हवाले से बात कर रहे थे। हम आपको अप टू डेट रखेंगे इस प्रोग्राम में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर जो
एक प्रोजेक्ट्स को कह ले या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस भी करनी है। कैसा इदारा इस हवाले से जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। खालिद मसूद चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका मैं थोड़ा सा तारुफ ऐसे करवाऊंगी। एक बड़े एक्सपीरियंस्ड एजुकेशन एक्सपर्ट कह लें, एक विजनरी लीडर कह लें, जो इस वक्त पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। टेक्निकल तालीम हो, फ़नी तालीम हो, उसके फ़रोग के लिए, यंगस्टर्स को स्किलफुल बनाने के लिए जदीद जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके मुताबिक ट्रेनिंग सिस्टम्स मुतारिफ़ कराने में इनका नहायत अहम किरदार है। तालीमी मैदान में इनोवेशन के कायल हैं, बल्कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं उनको बाइख्तियार बनाने के लिए भी बड़े इकदाम करने पर यकीन रखते हैं। उनकी क़यादत में जी जो इनका इदारा है PVTC, इसने हुनर रोज़गार हो, सनत के साथ रवाबित हों, ख़ुद इन्हिसारी के नए रास्ते हों, वो खोले हैं। इनकी शख्सियत के हवाले से तो हमने आपको बताया है, लेकिन इनका इदारा कितने ज़बरदस्त काम कर रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके साथ साथ जी इसी इदारे से हमारे साथ बुशरा नवाज साहिबा मौजूद हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं PR मार्केटिंग PVTC, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। और शफकत और रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मैनेजर PD, और इसके साथ साथ जो इवेंट है उसको हेड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। थोड़ा सा हम PVTC के हवाले से जानना चाहेंगे। खालिद मसूद चौधरी साहब, ये इदारा ज़ाहिर है आपका जो विज़न है, और जब आपने इस इदारे के सरबराह के तौर पे पोजीशन संभाली, किस विज़न के साथ आप इस इदारे के जो तमाम तर चीज़ें हैं उसको लेकर चल रहे हैं? बहुत शुक्रिया। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल जो है ये एक नई डिपार्टमेंट बनी है, अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाई है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। उसमें और भी महकमे हैं जैसे टैफ्टा वगैरह हैं। तो हमारा जो विज़न यही है कि हर बच्चा बच्ची जो पाकिस्तान में ख़ासतौर पंजाब में लोकेटेड है, इनको स्किल सिखाई जाए, ताकि ये गवर्नमेंट जो है जिसको चाहती है कि इंडस्ट्री के साथ उसको सपोर्ट मिले, बिज़नेस को सपोर्ट मिले, और ये बच्चे बच्चियाँ जो नौजवान हैं इनको अपने पाँव पे खड़ा होने का मौका दिया जाए। तो ये हमारा एक पर्सपेक्टिव है, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि नए नए ट्रेड्स जो हैं वो उससे आइडेंटिफाई किए जाएँ और बच्चियों को एक्सपोज़ किया जाए, ताकि लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को भी किसी हद तक जो है वो केटर फॉर किया जाए। लवली। अच्छा, ये जो भी आपने बात की है स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और माजी में हमने इस सेक्टर में बड़ा गैप देखा है। आई एम ग्लैड कि ये इदारा डेवलप हुआ है जो इस हवाले से काम भी कर रहा है। बट इस इदारे के तहत आप लोग किस तरह के स्किल्स प्रोवाइड करने पर यकीन रख रहे हैं, जिसमें आपने यंगस्टर्स की बात की है? ये इस वक्त जो तकरीबन हम 60 ट्रेड्स जो है ना उसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के फोरम पे, जो 6 माह की ड्यूरेशन की भी हैं और 1 साल की भी, और अब कुछ कोर्स जो हम 2 साल के भी शुरू किए हुए हमने। और ये पंजाब गवर्नमेंट में ख़ासतौर पे वज़ीर आला पंजाब ने हमें बहुत सपोर्ट दी है, और इसमें हम जो है जितनी हमारी फंडिंग थी उसके सिलसिले में हमारी लेबॉर्ट्रीज़ को अपग्रेड किया गया है। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी इकदाम किए गए हैं, हमने खुद किए, और ख़ास तौर पे जो ह्यूमन रिसोर्स है जो हम ट्रेन करेंगे, इनको इंडस्ट्री के साथ उनका जो लाइजन है वो हमने ज़्यादा, वो जो गैप थोड़ा बहुत था वो हमने कोशिश की है कि एसोसिएशंस के साथ और चेंबर्स के साथ मिल के जो है उसको पुर किया जाए, ताकि जो टेक्निक्स या जो भी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की उसी तरह का हम प्रोडक्ट तैयार करें, यानी उसी तरह बच्चों को ट्रेन करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बुशरा साहिबा, अभी जो मसूद साहब ने बात की, ये बड़े इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि बच्चों को ट्रेन करना और इस गैप को पुर करना, और मुख्तलिफ चैम्बर्स के साथ मिलके, इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके स्किल बेस्ड एजुकेशन हो या स्किल जो सिखा रहे हैं आप लोग उसको जो कह लें कोलैबोरेशन हो। इसमें आई बिलीव आप मुझे थोड़ा सा बेहतर तौर पे बता सकती हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स की ये भी कोशिश होती है कि वो बैरून मुल्क जाएँ, अपनी रोज़गार की तलाश करें और वहाँ पे सेटल हों। इस हवाले से भी आपने कोई इकदाम किए हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, नॉट ओनली द चैम्बर्स, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर आल्सो द सक्सेस स्टोरीज़ फॉर द यंगस्टर्स। और हमारी पूरे पंजाब के चैम्बर्स के साथ लाइजनिंग है, ट्रेड एसोसिएशंस के साथ है, और जो आपके बड़े प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर उनके साथ है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है ये आप आइसोलेशन, एकेडमिया या कोई भी टीवेट सेक्टर खुद से नहीं करवा सकता। ये विन विन सिचुएशन है। जो लोग इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं वो ट्रेन वोकेशनल स्कूल्स के अंदर हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जब तक इंडस्ट्री हैंड होल्डिंग नहीं करेगी हम उनका डिज़ायर्ड स्किल्ड पर्सन उनको तैयार करके कभी भी नहीं दे सकेंगे। इस मॉडल को अगर थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो हम CVT मोड पे, जो कोऑपरेटिव वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो दुनिया भर में जो बेसिक जर्मनी का मॉडल था कि एकेडमिया और इंडस्ट्री मिल
तरीका बच्चों को ट्रेन करें, हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने पूछा कि बैरून मुल्क जाने के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफ़िकली कुछ ज़्यादा है, लेकिन दुनिया भर के अंदर ही माइग्रेशन, लोग जॉब्स के लिए, काम के लिए, रोज़गार के लिए जाते हैं। और हमारे चूँकि कुछ रिसोर्सेज के इश्यूज़ होते हैं, तो बच्चे यंग यूथ जो है वो डेफिनेटली चाहती है कि बाहर जाएं। और अब जैसे कि दुनिया ग्लोबल विलेज है, आपके एक हैंड हेल्ड के अंदर आप सारी दुनिया के रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे होते हैं, तो उसके लिए उनकी जो टेम्पटेशन है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए चेयरमैन साहब की क़यादत में हमने अपना लाइसेंस भी ओवरसीज़ बच्चों को भेजने के लिए अप्लाई किया हुआ है। दैट इज़ ऑल्सो इन अ फाइनल प्रोसेस। ओके। और उसके बाद OEC के साथ हम काम कर रहे हैं। OEC के साथ हम नेक्स्ट वीक से कोरियन और जापानी लैंग्वेज बच्चों को दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है जिसका अभी गैप इस तरह से आ रहा है कि आपको कोरिया भेजने के लिए और जापान भेजने के लिए अनटिल और अनलेस आप उनकी लैंग्वेज नहीं बोल सकते तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इंग्लिश ठीक है, सारी दुनिया में समझी और बोली जाती है, लेकिन बेसिकली आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। लाइक चाइना जाना है तो चाइनीज़ आनी चाहिए। तो इसी हिसाब से हमने लैंग्वेजेस पे भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमने 10,000 का टारगेट है हमारा, टिल द जून हमने बच्चे भेजने हैं। हमने इसको स्प्लिट किया है मंथ वाइज, और मंथ वाइज भी हम अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं कि बच्चे जा रहे हैं। जनवरी के अंदर हमारा पहला ऑफिशियल बैच हमने भेजा, जिसमें हमारे 9 बच्चे जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर गए हैं, एंड दे आर वर्किंग इन द मर्सिडीज सऊदिया, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गए हैं। अब देखें कि पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए तो लोगों के अंदर एक इतना वो फ्रस्ट्रेशन ही मैं कहूँगी कि लॉन्चेस के अंदर आप रोज़ सुनती होंगी कि इतने बच्चे चले गए, इतने यंग, 40 लाख में, 45 लाख में। लेकिन मैं आपके फोरम से ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि किसी मुल्क की भी वीज़ा फ़ी 40 और 45 लाख कभी नहीं होती, ये बहुत कम होती है, और बच्चों को इस चीज़ का इदराक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी, लीगल मीन्स भी उसमें जान भी जाती है और आपका माल भी जाता है। आप जेवर बेच रहे होते हैं, आप ज़मीनें बेच रहे होते हैं, और बच्चों की जान भी जा रही होती है। तो हमने ये पंजाब पूरे के अंदर ये किया, और पिछले हमारे इसमें जुलाई में भी बच्चे गए हैं, अगस्त के अंदर भी बच्चे गए हैं, और अभी स्टिल हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट मुल्कों के अंदर बच्चे जा रहे हैं। बेहतरीन। अच्छा शफकत रहमान साहब, ज़ाहिर है आप PD विंग को हेड कर रहे हैं, आप जो ख़वातीन हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस सारे मामले के अंदर, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो स्किल फुल तो हैं, लेकिन उनके स्किल को यूटिलाइज़ करना, इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करना, फिर बड़े लेवल, बड़े स्केल के ऊपर काम करना, इस हवाले से आप थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल 1998 से काम कर रहा है, एंड सिंस इंसेप्शन हमारा ये फोकस रहा है कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को फोकस किया जाए। ख़वातीन किसी तौर भी मर्दों से कम नहीं हैं। ये एक स्टिग्मा है जो हमने अटैच कर लिया है कि अगर ख़ातून आना चाहती है वोकेशनल ट्रेनिंग में तो दस्तकारी स्कूल है जहाँ वो सिलाई कढ़ाई कर ले या ब्यूटिशियन का काम कर ले। ये सिर्फ हमारा अपना सा एक ईजाद करदा स्टिग्मा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हर वो काम जो मर्द कर सकते हैं वो मोस्टली ख़वातीन भी कर सकती हैं, और कई ऐसे काम हैं जिसमें ख़वातीन की एक्सपर्टीज़ मर्दों से भी ज़्यादा देखी गई हैं। PVTC ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए जहां ख़वातीन को हमने ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। अब मैं मिसाल के तौर पे कुछ बताऊंगा कि ख़वातीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आती थी, हार्डवेयर में नहीं आती थी। हम उनको हार्डवेयर में लेके आए और उन्होंने वैसे ही रिजल्ट्स दिए, और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी 100% है। इसी तरह हार्ड ट्रेड्स के अंदर अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम है जो मुकम्मल तौर पे कंप्यूटराइज्ड है। PVTC वो पहला अदारा है जिसने ख़वातीन को ऑटो इलेक्ट्रिशियन की तरबियत दी, और हमारी बच्चियां होंडा के अंदर जॉब कर रही हैं यहाँ। और ये एक अच्छी एग्जाम्पल है। मैं समझता हूँ कि माशरे की अच्छी एग्जाम्पल्स को उजागर करना चाहिए। इस माशरे में बहुत कुछ मुस्बत भी हो रहा है। मैं कुछ मज़ीद बात को आगे बढ़ाऊँ तो ऐसे ट्रेड जिन पे हमने बिल्कुल सोचा था कि ख़वातीन आ ही नहीं सकती, जैसे बुचर का ट्रेड है, प्लास्टिक ब्लो मोल्डिंग का ट्रेड है, जो एक टफ ट्रेड समझे जाते थे। ख़वातीन ने उनके अंदर भी ट्रेनिंग ली। अंदर है कि वो एक मेल के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, कोई इतनी हीट वाली जगह पे काम करे। बिल्कुल सही। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि बैरून मुल्क जाके काम करना सिर्फ मर्दों का शोबा है। PVTC के प्लेटफॉर्म से जिन बच्चियों ने तरबियत हासिल की है उसमें से एक खासी तादाद जो है वो बैरून मुल्क भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है, और मुख्तलिफ शोबाजात में। इसी तरह जब हम ये रवायती शोबाजात की बात करते हैं जिसमें ड्रेस मेकिंग या ब्यूटिशियन आ जाता है, नो डाउट इसके अंदर भी ख़वातीन काम कर रही हैं, उन्होंने अपने बिजनेसेस किए हुए हैं। हमारे पास ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्होंने बड़े ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। अच्छा। उन्होंने अपने छोटे छोटे स्टिचिंग यूनिट्स बनाए हैं जिनमें वो बड़े ब्रांड्स को सर्विसेज दे रही हैं। इसी तरह ब्यूटिशियन के अंदर हमारी बच्चियां जो हैं वो अपनी मोबाइल ऐप्स के ज़रिए
अपने बिजनेस जिसको टेक्नोप्रेन्योरशिप कहते हैं उस तरह का काम कर रही हैं, और इसी तरह ट्रेडिंग कर रही हैं ख़वातीन। और अगर मैं आईटी सेक्टर की बात करूं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमारी बच्चियां काम कर रही हैं वोकेशनल ट्रेनिंग की, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर हमारी बच्चियां काम कर रही हैं, यू नेम एनी सेगमेंट, उसके अंदर बच्चियों की जो कामयाबी की शरह है वो बच्चों से भी ज़्यादा है। और अगर मैं ओवरऑल टीवेट सेक्टर की बात करूं तो बाकी टीवेट सेक्टर में ख़वातीन की जो रेशियो है 26% है, लेकिन पीवीटीसी वो वाहद अदारा है जहां 51% ख़वातीन को एनरोल करते हैं। क्या बात है। और अभी फ्यूचर में हमारे कुछ और प्लान्स हैं जिसमें हम, जैसे अभी मेरी कुलीग मिस बुशरा नवाज ने बताया कि वर्क बेस्ड ट्रेनिंग्स को हम फोकस कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने मुख्तलिफ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ हम इनको मजीद आगे लेके जा रहे हैं। अब एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है बिल्ड फॉर स्किल्स, ठीक है, जिसमें ख़वातीन को आप कंस्ट्रक्शन के अंदर लेके आ रहे हैं। ओके। अब पीवीटीसी की बच्चियां उस प्रोजेक्ट के तहत को 36 बच्चियां बिल्ड फॉर स्किल्स प्रोजेक्ट के अंदर भी मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं, और इसमें हमने मज़ीद उनके जो पहले वो कैड कैम के ऊपर काम कर रही थी, अब उनको मज़ीद जदीद सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लेके जा रहे हैं। सो ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि पंजाब की तरक्की में ये अपना रोल मुकम्मल तौर पे अदा करेंगी, और पीवीटीसी उनको हर लिहाज से सपोर्ट करेगी। आई एम ग्लैड कि आपने इस हवाले से हमें सक्सेस स्टोरीज भी बताई हैं, बिकॉज आई बिलीव कि बहुत सारी ख़वातीन जो देख रही होती हैं उनके लिए बड़ी इंकरेजमेंट होती है ये। अच्छा खालिद मसूद साहब, अभी जो बुशरा साहिबा बात करी थी, मैं उसी पॉइंट पे दोबारा आऊँगी कि हमने बहुत सारी बड़ी तादाद में यंगस्टर्स का इंटरेस्ट देखा है, बिकॉज हम यहाँ देखते हैं कि वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ विद टाइम क्रिएट हो रही हैं, बहुत सारे इदारे कर भी रहे हैं, लेकिन समहाउ लोगों का इंटरेस्ट ये होता है कि यहाँ पे अगर आपने ट्रेनिंग ली है या आपके पास कोई स्किल है तो आप बाहर जाएं, और फिर हम ब्रेन ड्रेन की एक टर्म बड़ी सुनते रहे कि जी लोगों ने एजुकेशन हासिल की, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, और उसके बाद उन्होंने सर्व मुल्क से बाहर जाके किया। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट होना, और जो यंगस्टर्स का इंटरेस्ट है कि वो अपने मुल्क के अंदर सर्व करें अगर वो कोई स्किल्स की सीख भी रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे पास माशाल्लाह यूथ की कमी नहीं है। हमारी जो बहुत बड़ी जो एक पोर्शन है पॉपुलेशन का वो अंडर 25 है। तो दूसरा ये है कि यहाँ एनवायरनमेंट भी देखनी होती है कि जिस रिलेटेड ट्रेड में उन्होंने स्किल जो अर्न की है उसको एक्सपीरियंस किया जाए, और मेरा ख्याल है कि बाहर जाके मुल्क की ज़्यादा खिदमत भी हो सकती है, क्योंकि हमारे अपने फोरम पे तकरीबन 35,000 से ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ जो बाहर सर्व कर रहे हैं, जिन्होंने पीवीटीसी से ग्रेजुएशन की थी। गल्फ़ में भी हैं, यूरोप में भी हैं, और फार ईस्ट में भी हैं। हम बल्कि इसको ज़्यादा और ज़्यादा गवर्नमेंट भी जो उसको जो है ना स्पॉन्सर कर रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बाहर भी भेजा जाए, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, रिमिटेंसेस आएँ, इस मुल्क की जो मईशत है उसको भी वो सपोर्ट देते हैं। तो दूसरा एक फैमिलीज़ में और एक अपने बहन भाइयों में भी एक मुसाबकत का एक रुझान होता है कि वो बाहर गए हैं, ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, हम भी करें, तो वापस तो आना ही है, डेफिनेटली आना है। तो इससे बूस्ट ये दोनों तरफ से जो है वो सपोर्ट होती है, इंडस्ट्री को भी, फैमिली को भी। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर बच्चों को कोई ऐसा मौका मिलता है कि वो बाहर जा सकते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन प्रॉपर स्किल के साथ। और पीवीटीसी के ऐसा फोरम है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लेबॉर्ट्रीज़ को भी अपग्रेड करें, और जितनी ये शफ़क़त साहब ने भी बात की है, जितनी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीनिंग है, या हमने जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, जो इनोवेशंस आ रही हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंडस्ट्री की तरफ से, तो उसमें हमने जो है वो पहल की है। हमने हैवी ड्यूटी मैकेनिक्स जो है ना उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। तो इस तरह तमाम शोबाजात में, सोलर में भी हम अपने बच्चों को जो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करते हैं उनको साथ वो एक हमने ट्रेनिंग शामिल की हुई है, जिससे वो अपने यानी कि उनकी रेलेवेंस जो है इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की या फील्ड के बिज़नेस की, तो वो पूरी करते हैं। बिल्कुल सही। तो इन द एंड खालिद मसूद चौधरी साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से आप कोई भी मैसेज यंगस्टर्स को देना चाहें? थैंक यू वेरी मच। मैं पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल को मौका दिया। हमारे 190 इदारे हैं पूरे पंजाब प्रोविंस में, और इस वक्त हम जो है वो लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं। जो बच्चे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में भी एक्सेल कर रहे हैं, मतलब मास्टर्स कर रहे हैं या कोई इवन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो भी अगर ये हमारे सर्टिफिकेट कोर्स कोई ना कोई अगर अपनी ऑप्शन के हिसाब से अगर अपने ऑप्ट करेंगे तो इनको भी इसका बड़ा फ़ायदा होगा, ना सिर्फ अपनी एजुकेशन को जो है आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे और अपनी एजुकेशन के अपनी जो इनकम से जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि इवन अगर कोई आप PhD करने भी बाहर जा रहे हैं तो स्किल सीख के जाएं,
वो आपको पार्ट टाइम के तौर पे भी सपोर्ट देगा और इस मुल्क को जो है वो एक नेक नामी भी मिलेगी और रिमिटेंसेस के फॉर्म में आप इसकी जो है वो अपना हिस्सा भी डालेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का कि आप लोग तशरीफ़ लाए। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है आपका इदारा और इस इदारे के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ मौजूद थे जी। और बड़ा स्किल ज़रूरी है कि यंगस्टर्स को स्किल सिखाई जाए ताकि अगर वो मुल्क के अंदर भी सर्व करना चाहते हैं या कहीं बाहर जाके भी करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव रोल एज अ सिटीज़न, एज अ पाकिस्तानी वो प्ले कर सकें। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस।